हाँ तो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोजैन चैनल और हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो पुराना टॉपिक चल रहा था उसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिगर 6.11 को समझ लेते हैं। हमारा जो फिगर 6.11 है इसमें एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका। तो ये हमारा शुरू होगा कहाँ से? ये हमारा शुरू होता है, इसमें दो सर्किट है बेसिकली, एक पल्मनरी सर्किट है और एक कौन सा सिस्टमैटिक सर्किट। तो मैं आपको इसमें दोनों सर्किट को अच्छे से समझा देता हूँ। जो पल्मनरी सर्किट है उसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो कहाँ पे होता है? ब्लड होता है हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, उसमें हमारा ब्लड होता है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है उसको पल्मनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे पंप कर दिया जाता है? लंग्स में। और लंग्स से वो ब्लड कहाँ पे आ जाता है वापस? लंग्स से वो ऑक्सीजनेट होके ब्लड वापस आ जाता है किसमें? किसमें आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। और यहाँ पे हमारा पल्मनरी सर्किट होता है खत्म। और अब हम सिस्टमैटिक सर्किट के बारे में आपको बताता हूँ। सिस्टमैटिक सर्किट हमारा शुरू होता है जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ पे पंप कर देता है? आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में जो ब्लड है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजनेटेड होता है, वो ऑक्सीजन सारी डिफ्यूज हो जाती है सेल्स में। फिर वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड वापस आ जाता है किसके थ्रू? वीन्स के थ्रू। कहाँ पे वो वापस आता है ब्लड? वो ब्लड वापस आता है हमारा जो हमारा क्या होता है? राइट एट्रियम में वापस आ जाता है। और जहाँ पे हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन खत्म हो जाता है। मैंने आपको दोनों पल्मनरी और सिस्टमैटिक समझा दिए हैं, इसमें यही दोनों हैं। तो अब ये रीडिंग करते हैं शुरू। ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. जो हमारा सेपरेशन है राइट साइड और लेफ्ट साइड का हार्ट का, वो ज़रूरी इसीलिए है जैसे कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं यानी कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उन दोनों को सेपरेट रखने के लिए इसीलिए ज़रूरी है। ये सेपरेशन उन एनिमल्स में ज़रूरत होता है जिनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कि मेनली कौन से एनिमल्स होते हैं? एक्सोथर्मिक, जिन्हें अपनी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर रखना पड़ता है। जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करना पड़ता है, एक छोटी सी रेंज के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। और हम यानी कि मैमल्स उसी कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए हमें 4 चेम्बर्स दिए गए हैं सारे मैमल्स को, जिससे कि वो अपना जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी भी निकाल सकें। ओके, दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स के पास भी होते हैं यही 4 चैम्बर हार्ट। ओके, to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered heart and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams. जो एनिमल्स होते हैं जिनको अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इनको एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन नहीं करना पड़ता, उनको इस 4 चैम्बर हार्ट की जरूरत नहीं होती और 2 सेपरेट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड करने के लिए जरूरत नहीं होती। तो उन एनिमल्स में क्या है? 3 चैम्बर हार्ट होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, तो उसमें मिक्स हो जाता है थोड़ा बहुत ब्लड। ओके, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है बाहर का उसी पर डिपेंड करता है। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बाहर का ज्यादा हाई होगा तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हाई होगा, और जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो ज्यादा ठंडा होगा तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा ठंडा होगा। ओके, इसीलिए उनमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, वो मिक्सिंग टॉलरेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, हाँ। तो फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्ड टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इट इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो फिशेस होते हैं उनके पास सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है। ओके, उनकी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्योंकि ज्यादा नहीं होती, तो जो फिश हैं उनके पास सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है। जो ब्लड है वो गिल्स में पंप किया जाता है, जो गिल्स होती हैं उनमें से जब वाटर पास होता है तो वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है जो बहुत कम होती है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और पूरी बॉडी में पंप हो जाती है, वहां से डीऑक्सीनेटेड होकर फिर वापस गिल्स में वापस आ जाता है। ये साइकिल चलती रहती है। ओके,
Fishes on the other hand have only 2 chambers to their hearts. The blood is pumped to the gills. It is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus, the blood goes only once through the heart in the fish during the one cycle of the passage through the body. जो फिशेस होती हैं उनकी बॉडी में सिर्फ ब्लड एक ही बार जाता है बॉडी में, मतलब हार्ट से एक ही बार जाता है एक साइकिल में, जबकि मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं उनके अंदर 2 बार जाता है. ओके. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle. In other vertebrates, this is known as double circulation. जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये 2 बार जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन. 2 बार हार्ट से पास होता है ब्लड हर साइकिल के अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन. एक बार जब वो लंग्स से आकर वापस हार्ट में जाता है, पहले वो कहाँ से आया ब्लड? पहले वो ब्लड आया हमारा बॉडी से डीऑक्सीनेटेड, फिर हार्ट के अंदर आ चुका है, फिर लंग्स के अंदर गया, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आया, तो फिर 2 बार पंप हुआ ना, फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में पंप किया, तो 2 बार हार्ट से पास होता है वो हर साइकिल में, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है. ओके. तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर. ओके. द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. जो फोर्स होती है, जो ब्लड है वो किस में एक्सर्ट करता है? जो वेसल होते हैं उसे वॉल कहते हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करता है जो ब्लड, क्योंकि वो बहुत हाई प्रेशर से पंप होता है ना, हार्ट उसको पंप करता है आयोटा के थ्रू, तो बहुत तेजी से आता है ब्लड, तो जो प्रेशर वो वेसल्स पे अप्लाई करता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर. ओके. दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वीन्स. ये प्रेशर है बहुत हाई होता है आर्टरीज में वीन्स से, इसीलिए जो वीन्स होते हैं, किसी को अगर लो बीपी की प्रॉब्लम है तो उसके वीन्स का जो प्रेशर है वो कम होगा, और किसी को अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो उसके जो आर्टरीज है उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई होगा. ओके. तो इसमें यही दिया है कि आर्टरीज का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वीन्स से ब्लड प्रेशर. द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर systole contraction is called systolic pressure, and pressure in artery during ventricular diastole reaction is called diastolic pressure. तो इसमें ये बताया गया है कि जो प्रेशर होता है ब्लड के अंदर, कौन सा वाला प्रेशर? जब ब्लड है वो फोर्स से आया तो उसकी जो वॉल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी, उस समय जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं कौन सा प्रेशर? साइस्टोलिक प्रेशर. ओके. उसे हम कहेंगे साइस्टोलिक प्रेशर. वो कॉन्ट्रैक्शन के समय जो प्रेशर होता है उसे साइस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. और उसके बाद जब वो रिलैक्स होती हैं वापस, उसे हम कहते हैं कि क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर. जब वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आएंगी, जब ब्लड थोड़ा आगे चला गया, प्रेशर थोड़ा कम हुआ, जब वो नॉर्मल स्टेट में आती है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. ओके. तो साइस्टोलिक और डायस्टोलिक. द नॉर्मल साइस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg. जो नॉर्मल क्या होता है ब्लड प्रेशर, जो साइस्टोलिक होता है वो होता है 120 mm ऑफ Hg. Hg यानी कि मरकरी. 120 mm ऑफ मरकरी के बराबर का प्रेशर होता है. डायस्टोलिक जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ मरकरी के बराबर का होता है. ओके. तो मैंने आपको समझा दिया है. मैंने आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो आर्टरीज है उनमें हाई प्रेशर होता है, वीन्स में नहीं होता. ऐसा क्यों? जो आर्टरीज है वो ब्लड को पंप करती हैं, आर्टरीज के थ्रू ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट से, तो उस समय जो हार्ट के बहुत पास होता है तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, क्योंकि थोड़ी ही समय पहले पंप किया गया जाता है. और जो वीन्स है उनमें जब तक ब्लड पहुंचता है तब तक वो बहुत ज्यादा सफर तय कर चुका होता है, इसीलिए उसका प्रेशर लो हो चुका होता है. ओके. हाँ, तो इसमें यही दिया हुआ है डायग्राम में ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है. ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पाइग्नोमैनोमीटर. जो ब्लड प्रेशर है उसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसका नाम है स्पाइग्नोमैनोमीटर. हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीरियोल्स. जो हाई बीपी होता है वो उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, और वो किस कारण होता है? जो आर्टीरियोल्स होते हैं उनके कंस्ट्रिक्शन के कारण होता है. कंस्ट्रिक्शन मतलब जो आर्टीरियोल्स हैं वो मुड़ वगैरह जाते हैं, आर्टीरियोल्स में कभी ब्लॉकेज वगैरह आ जाता है, उसके कारण तो ब्लड है वो पंप नहीं हो पाता हर जगह पर. उसमें जो ब्लड है उसके अंदर थोड़ा बहुत जम जाता है, कुछ थोड़ी जगहों से बंद हो जाता है, ब्लड बंद हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं आर्टरीज उनके अंदर थोड़ी जगह कम हो जाती है, तो उसके कारण प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके. ओवरफ्लो के टाइप से होता है वो, उससे जो रेजिस्टेंस है ब्लड फ्लो का वो इंक्रीज हो जाता है. हाँ, तो इसमें लिखा है हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो. जो ब्लड फ्लो है उसके लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको
इंक्रीज करने का रिजल्ट होता है। मतलब जो ब्लड है वो आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है, उसमें और ज्यादा प्रेशर से फ्लो होता है। इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ये किसको लीड कर सकता है? जो आर्टरी है वो इतने ज्यादा हाई प्रेशर के कारण फट सकती है, और उससे क्या हो सकता है, जो बॉडी के अंदर ही खून निकल सकता है, बॉडी के अंदर ही खून फैल सकता है, तो वो ज्यादा डेंजर हो सकता है बाहर निकलने से, अंदर निकलना ज्यादा डेंजर हो सकता है। ओके हाँ, तो अब चलते हैं द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर द वेसल्स which carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. Veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have valves that ensure that the blood flows only in one direction. जो arteries होती हैं, जो blood को heart से दूर ले जाती हैं, हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स तक ले जाती हैं, वो हाई प्रेशर में ब्लड को ले जाती हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो उसको हाई प्रेशर से हार्ट से पंप किया जाता है ना, इसलिए, और उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है, इसलिए हाई प्रेशर से पंप किया जाता है। इसलिए आर्टरीज है, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, मतलब बहुत मजबूत होती हैं और इलास्टिक होती हैं, रबड़ की तरह एक्सपेंड होती रहती हैं, इस टाइप की वॉल्स होती हैं उसकी। जो वीन्स हैं वो ब्लड को जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे कलेक्ट करती है और उसको वापस हार्ट में ले जाती है। तो ब्लड है ऑर्गन से कलेक्ट करती है वीन्स, तब उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है, इसीलिए जो वीन्स हैं उनकी वॉल्स हैं वो थिक और इलास्टिक नहीं होती हैं, थिनर वॉल्स होती हैं उनके पास, वीन्स के पास। और जो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर प्रेशर भी इसीलिए लो होता है, तो जो ब्लड है उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए जो वीन्स के पास वेल्स होते हैं। वेल्स किस चीज का इंश्योर करते हैं? जिससे कि जो ब्लड है वो पीछे को ना जा सके, जो ब्लड आगे निकल गया वो और आगे को ही जाए और पीछे को ना आए और आगे को जाए। ओके, इसलिए वेल्स लगे होते हैं उनमें। ऑन रीचिंग एन organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessel have walls which are 1 cell thick and are called capillaries. जो arteries हैं वो किसी organ को और tissue को तक पहुंचने के बाद डिवाइड होती हैं किन में? आर्टीरियोल्स में, और वो आर्टीरियोल्स उनको टिश्यूज के हर सेल्स तक पहुंचा, फिर वो और डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में जो हर सेल्स तक ब्लड को पहुंचाते हैं, और जिससे कि ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है आसानी से, और जो वेस्ट वगैरह है वो भी इंटर कर सकते हैं, ग्लूकोज ही बाहर जा सकता है कैपिलरीज से। ओके, तो जो सबसे थिन वॉल होती है वो होती है कैपिलरीज की, 1 सेल थिक वॉल होती है कैपिलरीज की, मतलब बहुत ज्यादा थिन होती है, 1 सेल के बराबर। ओके हाँ, तो इसमें यही बताया गया है कि 1 सेल थिक तक हो जाती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं वो कैपिलरीज होती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, जैसे कि गैसेस का, ऑक्सीजन वगैरह का, और किन का? जो ग्लूकोज वगैरह होता है और जो वेस्ट वगैरह सेल जनरेट करते हैं उन सब का ब्लड से सेल्स तक और सेल्स से ब्लड तक जो एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज में ही होता है। जो कैपिलरीज हैं वही करती हैं उसको, ठीक है। फिर कैपिलरीज then join one another to form veins that convey the blood back to the organ, back blood away from organ और tissue। जो कैपिलरीज हैं फिर वो एक दूसरे में ज्वाइन करती हैं और वीन्यूल्स फॉर्म करती हैं, और फिर वो वीन्यूल्स हैं फिर वो एक दूसरे में ज्वाइन करते हैं तो वीन्स फॉर्म करते हैं, और वीन्स में वो वेल्स वगैरह होते हैं जिससे कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके, और वो जो वीन्स हैं वो ब्लड को वापस ले जाते हैं हार्ट में। ओके, इन ऑर्गन्स और टिश्यू से दूर हार्ट में वापस ले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये अगला टॉपिक, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक? थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड, स्टार्ट ब्लीडिंग नेचुरली। द लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड। इन एडिशन, लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर which would reduce the efficiency of the pumping system। हाँ, तो क्या होगा, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ट्यूब्स हैं ब्लड वेसल्स के, अगर उनमें एक लीक हो जाए, हम कोई रैंडम लीक की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस लीक की बात कर रहे हैं वो क्या है, क्या होगा अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपने बहुत जोर से बॉल को किक मार दिया और जो सामने वाला जो गोलकीपर है उसके मुंह में बॉल पड़ी तो उसके मुंह से खून निकलने लगा, तो क्या ये खून बहता ही रहेगा या फिर वो रुकेगा कुछ समय बाद बॉटम से पहुंचने पर? इसका जवाब है कि वो कुछ समय बाद रुक जाएगा, क्योंकि हमें इस सवाल का जवाब इसलिए पता है क्योंकि ऐसा हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो फेस किया ही होगा, इसलिए। तो
ये जो ब्लीडिंग है इसको रोकने के लिए, नेचुरली रोकने के लिए हमारा जो बॉडी है उसने एक सिस्टम बनाया है, एक मैकेनिज्म बनाया है। क्योंकि अगर ये ब्लीडिंग रुकी नहीं तो हमारी जो बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाएगा और जो ब्लड है वो हर बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, डिफिशियंसी है वो कम हो जाएगी। ओके हाँ, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक्स बाय हेल्पिंग द क्लॉट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। तो इसके लिए हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं, वो प्लेटलेट सेल्स क्या करते हैं, जहाँ पे भी इंजरी हुई होती है वहां पे जाके चिपक जाते हैं और उस ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, यानी कि जो लीकेज है उसको रिपेयर कर देते हैं। वो लीकेज रिपेयर हो जाता है, फिर क्या होता है, वो लीकेज रिपेयर हो जाता है तो ब्लड नॉर्मली फ्लो करने लगता है, ब्लीडिंग रुक जाती है और उसको हील कर देते हैं। ओके हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं लाइम्फ के बारे में। Lymph is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. Through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph. ये lymph है वो एक और तरह का fluid है जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इन्वॉल्व है। lymph का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है ट्रांसपोर्टेशन में। ये इसको lymph कहते हैं और टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड है, ये ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, ये टिश्यूज में फ्लो करता है रेंडमली इसमें। और प्लाज्मा में अंतर यह है कि कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं है, इसमें और ब्लड में यही अंतर है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं वन सेल थिक होती है, इसीलिए उनके अंदर से कुछ प्लाज्मा बाहर निकल जाता है, कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह बाहर निकल जाते हैं, वो बनते हैं ये लाइम्फ इंटेस्टिनल फ्लूइड। उसमें से कुछ प्रोटीन वगैरह भी बाहर निकल गई होती है, कुछ सेल भी बाहर निकल गए होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में, वो टिश्यू फ्लूइड और लाइम्फ बन जाते हैं। जो लाइम्फ है वो ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके जैसा है, पर उसमें कोई कलर नहीं है और उसमें प्रोटीन भी बहुत कम है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उससे बहुत कम है और कलरलेस भी है ये। lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form lymph vessel and then finally open into larger veins. जो lymph है वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, वो lymph जो एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर फ्लूइड के रूप में जो बाहर निकले होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो लाइम्फेटिक कैपिलरीज में चले जाते हैं। जो लाइम्फ निकला था वो लाइम्फेटिक कैपिलरीज में चले जाते हैं। लाइम्फेटिक कैपिलरीज एक दूसरे से ज्वाइन करती है और लाइम्फ वेसल बन जाती है, लाइम्फ वेसल बन जाती है और लाइम्फ वेसल हैं फिर वो एक कहाँ पे ओपन होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए वो वीन्स में ओपन हो जाते हैं। तो ये जितना भी ब्लड था लाइम्फ वगैरह का वो वापस कहाँ पहुंच जाता है, वापस वीन्स में पहुंच जाता है, वीन्स वापस हार्ट में ले जाते हैं। ओके lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. जो lymph है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ था हमारा, जो फूड डाइजेस्ट हुआ था और जो फैट था वो लाइम्फ ने एब्जॉर्ब कर लिया था। जो इंटेस्टाइन है हमारी, वहां से जो फैट वगैरह उसको ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और जो डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, उनको सारे टिश्यूज तक पहुंचा दिया और वापस वो ब्लड में चले गए। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था उस सबको वापस पहुंचा दिया ब्लड में। ओके तो यही है इनका काम, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो भी होते हैं उनको वापस पहुंचाना ब्लड में। ओके तो यहाँ पे हमारा ये जर्नी है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स का वो कंप्लीट हो चुका है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद ही आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा था, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।